नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा? अगर खड़गे तो क्या मोदी के सामने खड़गे का चेहरा चल पाएगा? राहुल और खड़गे में कौन सा नाम मोदी के सामने इंडिया अलायंस का बड़ा चैलेंज होगा? सियासी हलचल के बीच हमने सी वोटर से इसका त्वरित सर्वे करवाया। लोगों की राय आज आपको दिखाएंगे। खबर तो तेजी से फैल रहे कोरोना की भी आपको दिखानी है। कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। किस किस राज्य में कितने कितने केस आए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को क्या अलर्ट दिया है, यह आपको बताना जरूरी है। आज महाराष्ट्र में 113 साल पुराना बैंक ठप हो गया। क्यों लगा बैंक पर ताला? कितनों का पैसा डूबा और घाटी में डबल का लालच कितनों को ले डूबा? पब्लिक इंटरेस्ट में जनता के पैसे पर डाका डालने वालों की खबर लेंगे आज। अयोध्या नगरी चमकी राम के नाम से, लेकिन रेल के पहिए अभी अयोध्या की तरफ कम दौड़ रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी से पहले टारगेट जौनपुर अयोध्या ट्रैक को डबल करने का है। इसीलिए इन दिनों यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। अयोध्या की हर तस्वीर सीधे ग्राउंड से। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले उस खबर की विस्तार से चर्चा करनी है जो इंडिया अलायंस की दिल्ली वाली मीटिंग से निकली, मगर सांसदों के निलंबन और जगदीप धनखड़ की ममिक्री के मुद्दे में कहीं दबकर रह गई। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को सपोर्ट किया है इंडिया अलायंस के चेहरे और पीएम के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन क्या 28 दलों के लीडर इस नाम से सहमत हैं? क्या महागठबंधन का फार्मूला यूपी, बिहार जैसे बड़े सियासी स्टेटस के लीडर को कबूल होगा? क्या नीतीश नाराज हैं? अगर हैं तो क्या करेंगे? आखिर गठबंधन का पीएम चेहरा कौन होना चाहिए? विपक्ष को इलेक्शन किस मुद्दे पर लड़ना चाहिए? इन सवालों के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर त्वरित सर्वे करवाया। पहला सवाल क्या था उसमें? पहला सवाल यह था कि आखिरकार गठबंधन का संयोजक कौन बनना चाहिए। इस सवाल के जवाब में 44% लोगों की राय हां में आई, जबकि 34% लोगों ने खड़गे को संयोजक के तौर पर नहीं देखना चाहते ये राय दी। 22% कहते हैं पता नहीं। तो खड़गे साहब का ये त्वरित सर्वे है। और मीडिया की क्या ड्यूटी होती है? मीडिया की ड्यूटी होती है बेटर गवर्नेंस के लिए सरकार को सुझाव देना, ताकि लोगों का भला हो। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। इसलिए इंडिया अलायंस इस सर्वे को पब्लिक इंटरेस्ट में जनता का एक सुझाव समझे। आखिरी फैसला तो नेताओं को ही करना होता है। सवाल यह है कि इस बार गठबंधन का नया दांव कितना कारगर साबित होगा? सब तैयार हैं या नहीं, या इन पर भी दरार है, यानी तैयारी को लेकर भी? जब तक इन सवालों पर चर्चा का दौर शुरू होता, जाति वाली सियासत संसद के गलियारों में गूंजने लगी। मुद्दा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ममिक्री का था, लेकिन जवाब देने आगे आए मल्लिकार्जुन खड़गे जाट का जवाब दलित से दिया। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। लोकसभा में जो हमारे नेता थे पार्टी के, हम जो घटनाएं घटी है यहाँ पर, उस पर बोलना चाहते थे। मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। अब लौटकर इंडिया अलायंस की मीटिंग में चलते हैं। आखिर खड़गे का नाम मोदी को टक्कर देने के लिए उठा कैसे? अंदर हुआ क्या? आज ममता ने खुद ही बता दिया। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। ममता की इस बात पर खड़गे हैरान थे, मगर उत्साहित भी। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया।
खड़गे ने मीटिंग में कहा कि वो फाइटर हैं, कभी गरीब परिवार या दलित के नाम पर सियासत नहीं की, जीवन भर समानता के पक्ष में थे और लगातार बराबरी के लिए संघर्ष किया। लेकिन सवाल है कि अगर खड़गे के नाम के साथ महागठबंधन आगे बढ़ा तो उनके साथ कौन कौन होगा। अगर इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान में अगर पहली बार खड़गे जैसे एक अनुभवी नेता, एक दलित नेता, और वो हर मोर्चे पर काम करते हुए मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए हैं, अगर ऐसे नेता अगर प्रधानमंत्री देश के बनते हैं इस संकट की स्थिति में, तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। ये उनके व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। खड़गे जी वाली बात है तो वो कोई डिस्कशन एज सच किसी से कुछ हुआ नहीं था। कुछ लोगों ने नाम वहाँ रखा, लेकिन कोई ऐसा डिस्कशन तो कभी हम लोगों से कोई चर्चा हुई नहीं थी। और कन्वीनर वाली बात तो कभी थी ही नहीं, पिछले 3 डिस्कशन में भी नहीं थी। कांग्रेस को पहले से पता था या कांग्रेस बिल्कुल ब्लैंक थी? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इस चीज़ का, लेकिन हम लोगों ने पहली बार वहाँ पर ये सुना। हम लोगों से कोई चर्चा इस बात की नहीं थी। यानी मैदान में जाने से पहले ही नेता के नाम पर ही एक राय नहीं है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि मीटिंग के फौरन बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जोर पकड़ने लगी। असल में डीएमके नेता ने 3 घंटे चली मीटिंग का अनुवाद करने को कहा। नीतीश कुमार के भाषण के बाद टीआर बालू ने मनोज झा से ट्रांसलेशन के लिए कहा। इंडिया गठबंधन की पहले की बैठकों में भी मनोज झा हिंदी के वक्ताओं के भाषणों को अंग्रेजी में अनुवाद करते रहे हैं। दिल्ली में हुई चौथी बैठक में डीएमके नेता टीआर बालू ने नीतीश कुमार के भाषण के बाद मनोज झा से नीतीश के भाषण का अनुवाद करने को कहा। गुस्सा किसी और बात का था, निकल शायद कहीं और गया। सूत्र बताते हैं कि नीतीश तो तभी नाराज हो गए थे जब ममता ने खड़गे का नाम आगे किया। हो सकता है इसीलिए वो मीडिया ब्रीफिंग के लिए भी नहीं रुके। अब एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। जैसे ही खड़गे जी का नाम सामने आया होगा तो मेरे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तिलमिलाए होंगे, और इसीलिए बैठक को छोड़कर आने की जो खबरें उनके सामने आ रही हैं वो पूर्णतः सही है। वो अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। वो चाहते थे कि वो संयोजक बने, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अब जब उनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है। गठबंधन की मीटिंग हुई नहीं कि नीतीश ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कहीं नीतीश फिर पलटने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार जी को अलायंस ने कहीं का नहीं छोड़ा, न वो घर के हुए न घाट के हुए। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अगर नीतीश संयोजक नहीं बने तो क्या अलायंस से बाहर हो जाएंगे? क्या 1 रैंक 1 कैंडिडेट वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा? अब जेडीयू की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं उससे लगता है नाराजगी तो है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस मकसद के लिए सब इकट्ठा हुए, 28 दल साथ आए, क्या वो अलायंस चुनाव से पहले ही नेताओं की सियासी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ जाएगा? सवाल है, नीतीश और शरद पवार जैसे लीडर को छोड़कर ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खड़गे पर दांव क्यों लगाया? क्या खड़गे का सियासी कद मोदी के करिश्मे को मैच कर पाएगा? दलित नेता और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करीब 5 दशक से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। 9 बार विधायक और 3 बार सांसद रहे हैं। हालांकि इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए। राज्यसभा में नेता विपक्ष और साउथ में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे। गांधी परिवार के भरोसेमंद और कई विपक्षी पार्टियों को इस अलायंस में साथ लेकर आए। कर्नाटक और तेलंगाना में जीत के बाद आला कमान का भरोसा खड़गे पर और बढ़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी समेत 8 भाषाएं बोलना जानते हैं। साउथ की 130 सीटों पर ऐसा गठबंधन को लगता है कि वो उसे मजबूती दे सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ साउथ में मजबूत होकर बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है? अगर दलित चेहरे के साथ उतरने का प्लान है तो फिर उत्तर भारत के राज्यों में सिचुएशन मजबूत करनी होगी, खासकर यूपी में, क्योंकि वहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो क्या पीएम फेस के तौर पर खड़गे नॉर्थ को भी मैनेज कर सकते हैं?
यहीं से हमारे सर्वे का अगला सवाल जुड़ा हुआ है। हमने पूछा, क्या पूछा? इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा किसे बनाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 14% लोग चाहते हैं खड़गे चेहरा बने पीएम का। समझ गए? 27% लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ राहुल को देखना चाहते हैं वो। 10% लोग कहते हैं नीतीश के नाम का सपोर्ट करते हैं हम। ममता बनर्जी को 8 और शरद पवार को 5% लोगों ने अपनी राय में इस पद, इस चेहरे के लायक समझा। और केजरीवाल को 12% लोग इंडिया अलायंस में मोदी के सामने चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। ये आपको हमने सारा सर्वे समझा दिया जो आज तुरंत हमने करवाया है। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं को बहुत जरूरी देखना चाहिए। क्या सवाल है वो? अगर खड़गे इंडिया अलायंस के पीएम फेस बनते हैं, समझ रहे हैं ना आप? अगर खड़गे इंडिया अलायंस के पीएम फेस बनते हैं तो क्या मायावती का वोट बैंक गठबंधन में शिफ्ट होगा? खासकर यूपी का 30% कहते हैं शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन 34% लोगों ने कहा वोट मायावती के पास ही रहेगा। 19% लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ज्यादा नहीं, कुछ हद तक वोट बंट सकता है, जबकि 17% कहते हैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब गठबंधन का चेहरा चाहे कोई भी बने, लेकिन यूपी समेत दूसरे राज्यों में वोट बैंक को साधना तो होगा ही। कौन कितनी सीट छोड़ेगा? कुर्बानी के लिए कौन कौन तैयार है? यूपी सियासत के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा है। 80 लोकसभा सीटें हैं। गठबंधन के लिए बीजेपी को यहां रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगा। सवाल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तैयारी कितनी है? क्या बिना बीएसपी को साथ लिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है? कांग्रेस का प्रस्ताव है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी में चुनाव लड़े। आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी का अपना घर है, पीढ़ियों का रिश्ता है, प्रियंका जी का रिश्ता है। ये लोग आके उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। क्या बीएसपी को भी इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सबका सुझाव दिया गया है। अब सुझाव राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया। निश्चित तौर से मजबूत अलायंस बने, मजबूती के साथ लड़ाई हो और कांग्रेस एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। कांग्रेस लीडरशिप तो चाहती है कि बीएसपी को साथ लिया जाए, क्योंकि 3 तरफा मुकाबले में हर बार बीजेपी को फायदा होता है। इसीलिए कांग्रेस कम से कम बीएसपी के साथ वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी बीएसपी को किसी कीमत पर साथ नहीं लेना चाहती। अब ये मसला कैसे सुलझेगा भी या नहीं? विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है चीज़ों को सही ढंग से संभाल के रखें। हमारे तो 7 विधायक तो डाका डाल के मध्य प्रदेश में ले गए, 6 डाका डाल के राजस्थान में ले गए, 3 उत्तराखंड में ले गए। तो हम तो उसमें है ही नहीं। ये क्षमता, ये पावर, ये निर्णय लेने की डिसीजन हम सब लोग तो मानेंगे ये तो कुमारी बहन मायावती जी के पास है। देखिए, बीएसपी ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और अब तो इस हद तक हो गया है कि वो बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। सदन में वो अभी भी साथ हैं बीजेपी के, हम सब लोग बाहर हैं। तो इन हालात में हम कैसे उनके साथ अलायंस कर सकते हैं? वो तो खुद ही नहीं चाहती। सीट कैसे बटेगी? कौन कहां लड़ेगा? कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी और अलायंस के लिए कितनी सीट छोड़ी जाएंगी? इसके लिए तैयारी शुरू है। कांग्रेस ने 5 सीनियर लीडर की कमेटी बनाई है, लेकिन यूपी समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां मामला फंस सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होगा, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वहां दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ जाना नहीं चाहती। जबकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सीट बांटने को तैयार हैं। साहब, मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि अलायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। सानू ये कहा गया है कि 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕਸਭਾ सीटां ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, स्ट्रैटेजी बनाओ। सो पूरी ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕਸਭਾ सीटां लड़न जा रही है। अगर किसी तरह कांग्रेस के लिए पंजाब में केजरीवाल सीट छोड़ भी देते हैं तो वो गुजरात, गोवा, हरियाणा में कांग्रेस के कोटे की सीट मांग सकते हैं। तब कांग्रेस क्या करेगी?
ये पार्टी की लीडरशिप तय करेगी कि स्टेट में किस तरीके से, किस हिसाब से इलेक्शन लड़ना है। एज ए डिसिप्लिन वॉलंटियर डिसिप्लिन आम आदमी की फोर्स के नाते पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो तय करेगी वो सभी वॉलंटियर्स को, पार्टी के सभी कैडर को मंजूर होगा। बिहार में कांग्रेस आरजेडी जेडीयू के साथ वाम दलों के साथ गठबंधन में है। यहां भी 40 सीटों से लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों के चयन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों बड़े दल 15-15 सीटें लड़ सकते हैं। वहीं सीपीआई-एमएल और सीपीआई ने ज्यादा सीटों पर दबाव बनाया तो कांग्रेस को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस मानेगी? पश्चिम बंगाल में वाम दल और ममता का एक साथ चुनाव लड़ना नामुमकिन है। ऐसे में कांग्रेस के सामने पहेली है कि क्या वो वाम दलों के साथ गठबंधन जारी रखे या टीएमसी से हाथ मिलाए, क्योंकि यहां दोनों दल कांग्रेस को पैर पसारने देना नहीं चाहते। ऐसे में बंगाल में कांग्रेस 5-7 सीटों से आगे बढ़ती नहीं दिख रही। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में 2 फाड़ के बाद कांग्रेस को लगता है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, लेकिन लगता नहीं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपना हिस्सा कम करेंगे। कुल मिलाकर यहां तीनों दल 48 सीटें बराबरी से बांट सकते हैं। यानी सभी दल चाहते हैं कि गठबंधन में उनके जितने सांसद होंगे, सत्ता आने पर भागीदारी भी उतनी मिलेगी, ताकि उनकी पार्टी के पीएम के चेहरे को प्रमोट किया जाए। कोई अपनी सीट और वोट छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात कैसे बनेगी? बन भी गई तो क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा? इसी असमंजस और तनातनी का फायदा बीजेपी को मिल जाता है, क्योंकि वहां सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों के बीच ऐसे हालात नहीं है। चेहरा कब तय होगा? सीटों का फॉर्मूला कब फाइनल होगा? सब साथ चलेंगे तो कैसे? क्योंकि इंडिया अलायंस की मीटिंग में गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी ने सवाल ये उठाया। खरगे ने पुरानी बातों को भुलाने की अपील की, क्योंकि कुछ हुआ होगा अंदर। 15 जनवरी तक सीट बंटवारे पर सहमति बनी है कि हो जाएगा तब तक। प्रियंका गांधी को वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए, यह प्रस्ताव ममता बनर्जी ने दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ नई रणनीति बनाने को कहा है, यह उनका सुझाव था। ये अंदर की बातें बता रहे हैं, मीटिंग में क्या क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा सीट बंटवारे में क्षेत्रीय दलों को अहमियत मिले, यहीं पेच फंसेगा। राहुल गांधी ने पूछा इंडिया अलायंस के कितने नेताओं को ईवीएम से दिक्कत है। ईवीएम का मसला इस मीटिंग में भी गूंजा। बीजेपी विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है। अगर 2019 में इसकी पिक्चर विपक्ष ने पहले देखी थी, लेकिन इस बार मुद्दे क्या होने चाहिए, ये हमने सवाल पूछा कि भाई, फिर मैं सवाल पे आ गया हूं कि अगर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ती है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, या मुद्दे क्या होने चाहिए खासकर बीजेपी के सामने। विपक्ष को किस मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? अब सर्वे में अगला सवाल यह था। सी वोटर के सर्वे में 11% ने कहा कि जातीय जनगणना को मुद्दा बनाना चाहिए, ये 11% ने कहा। 25% लोगों की नजर में महंगाई मुद्दा है और सबसे ज्यादा 34% ने माना कि बेरोजगारी को मुद्दा बनाना चाहिए विपक्ष को। ये विपक्ष को हमारे सर्वे में एक बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि देश में किस चीज को मुद्दा बनाया सकता है। 11% ने हिंदुत्व को और 8% की नजर में राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दों पर तस्वीर आई। इंडिया अलायंस में हो सकता है मुद्दे पर सहमति बन जाए, सीटें बंट जाएं और तो और मोदी के सामने चेहरे पर भी एक राय हो जाए। लेकिन अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, स्वार्थी बनकर चुनाव में अपनी अपनी सियासी जमीन तलाशते रहेंगे, नाराज होकर नखरे दिखाएंगे, तो फिर 24 के चुनाव में मोदी का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी तो चाहती भी यही है कि वॉक ओवर मिल जाए। तय महागठबंधन को करना है, एक साथ खड़े होकर कड़ी फाइट देनी है, या फिर अलग अलग होकर बीजेपी की राह आसान करनी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, हम मीडिया वालों का फर्ज बनता है
कि विपक्ष भी मजबूत हो और सरकार जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करे, इसलिए राय देते हैं। चलिए अब एक और तैयारी की बात कर लेते हैं। हमारे देश में एक और तैयारी शुरू हो गई है कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि देश के कई राज्यों में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के केस सामने आने लगे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कई राज्यों के साथ इसको लेकर मीटिंग भी की। इसमें राज्यों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई है। पर चिंता की बात क्या है? चिंता की बात है 8 महीने बाद एक बार फिर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 600 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स फिर से चालू हो चुके हैं। अस्पतालों में हर बंदोबस्त दुरुस्त किए जा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात दोबारा ना बने, इसीलिए पूरे देश का हेल्थ सिस्टम हरकत में आ गया है, क्योंकि कोरोना वायरस फिर लौट आया है। इसका नया नाम है कोविड-19 JN1। इस वक्त देश के 5 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के करीब 2300 से ज्यादा एक्टिव केस मिल चुके हैं। सिर्फ केरल में ही 2041 कोविड मरीज हैं। कर्नाटक में 79, महाराष्ट्र में 35, गोवा में 23, गुजरात में 12, दिल्ली में 4, झारखंड में 2 और जम्मू कश्मीर में 1 कोविड का केस आया है। लेकिन JN1 वेरिएंट के मरीज अभी सिर्फ केरल, गोवा और महाराष्ट्र में ही मिले हैं। पिछले 2 हफ्तों में टोटल 16 डेथ हुई हैं। टोटल वो लगभग उन्हीं व्यक्तियों में हुई हैं एज पर आवर रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन जिनमें की सीरियस कोमॉर्बिडिटीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। JN.1 वेरिएंट बाहर के देशों में ही शुरू हुआ। इसका सबसे पहला केस लक्समबर्ग में पाया गया और अगस्त से चला हुआ है और धीरे धीरे बढ़ा है। 36 से 40 देशों में इसकी रिपोर्टिंग हुई है। कल WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया। क्लियरली कोई पैनिक की बिल्कुल वजह नहीं है। जो मुसीबत दिखती नहीं, इंसान उसे हमेशा हल्के में लेता है। वायरस भी दिखता नहीं, लेकिन उसे हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय सक्रिय हो गया है ताकि इस बार जोखिम की जरा भी गुंजाइश न रहे। कोविड पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और कई राज्यों की बैठक बुलाई गई। केंद्र की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड को लेकर सभी राज्य अलर्ट मोड पर रहें। टेस्टिंग के साथ मरीजों की निगरानी बढ़ाई जाए। दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीन की कमी ना हो। केंद्र राज्य दोनों स्तर पर 3 महीने में मॉक ड्रिल करें। हृदय, सांस और फेफड़े के मरीजों की विशेष निगरानी हो। अस्पताल ऐसे मरीजों की जानकारी अपने पोर्टल पर दें। RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग हो। जो कंसर्न्ड हैं अधिकारी जो इसको देखते हैं, नोडल ऑफिसर वगैरह, उनको बोल दिया है कि आप सारा समीक्षा कर लें स्टोर वगैरह में मेडिसिन्स का और इक्विपमेंट का, PPE किट्स, मास्क वगैरह का हमारे पास क्या व्यवस्था है। हमें कोई चीज़ में स्टॉक में कमी है तो उसको तुरंत जो है उसको पूरा करें। तो हम जैसे मिनिस्ट्री का आदेश होगा मॉक ड्रिल वगैरह करने का तो हम करेंगे। कोविड के दौरान अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे, उनकी टेस्टिंग का काम भी शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट है, 500 LPM का है और 650 LPM का है। दोनों फंक्शनल है। हमेशा हम लोग चलाते रहते हैं डेली। हमारे यहाँ ये ऑपरेटर है। कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सुविधा पहले भी बहुत अच्छी सेवा दी गई है, आज भी उससे ज्यादा ही सुविधाएं मिलेंगे यदि भविष्य में कभी जरूरत पड़ता है तो। देश ने कोविड की दूसरी लहर का डरावना दौर भी देखा है। कैसे ऑक्सीजन नहीं मिलने से लाखों लोग काल के गाल में समा गए थे। उम्मीद है वो दौर दोबारा किसी को न देखना पड़े।
कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट है। सर्दियों में ये वेरिएंट फैलने का खतरा जरा कम रहता है। सर्दियों में कहते हैं कम फैलता है ये। 3 महीने पहले अगस्त में JN.1 वेरिएंट का पता चल गया था। ये अमेरिका, यूरोप समेत 41 देशों में फैल चुका है। JN.1 वेरिएंट कम खतरनाक बताया जा रहा है, जैसा कि पहले था उससे कम खतरनाक। वैक्सीन इम्यूनिटी JN.1 के खिलाफ अच्छा काम करती है। इसके संक्रमण से शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। देश में फिर से कोविड की वापसी के बाद अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जैसा अभी आप सुन रहे थे, जिसमें से ज्यादातर लोग वो थे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जैसे सांस से जुड़ी बीमारियां होती हैं, हार्ट की जुड़ी होती हैं, या फिर किडनी का, डायबिटीज़ का। कुछ मरीज ऐसे भी थे उनमें जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा थी। सवाल है, नए वेरिएंट वाले मरीज के लक्षण होते क्या हैं? क्या कुछ बदलाव हुआ है? एक्सपर्ट के मुताबिक सबसे पहले हल्का बुखार आता है, खांसी, जुकाम, नाक बहना, गले में खराश, इस तरह की चीज़ों से सिम्टम पता लगने लगते हैं। शरीर में दर्द, थकान, बेचैनी, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं अभी तक इस तरह के मरीजों में। नए वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए तरीके भी वही हैं जिन्हें पिछली बार आपने अपनाया था, यानी सार्वजनिक जगहों पर खुद बीमार होने से अच्छा है कि मास्क लगाना शुरू कर दें, साफ सफाई रखें और संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। आपको पता है ना, आपने 2020 में ये सब झेला हुआ है। कोविड-19 से पहले मूल मंत्र क्या है? यही मूल मंत्र है। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वायरस का नया वेरिएंट खतरनाक ना हो। आप एहतियातन ज़रूरत जो भी चीज़ें सावधानी की हैं वो बरतें। 3 साल पहले कोरोना दबे पांव आया था और महामारी बन गया था। डरने की बजाय साफ सफाई रखें। पहले से ही सावधान रहेंगे तो दोबारा घरों में कैद होने की नौबत नहीं आएगी और ना ही बार बार हाथ मलना पड़ेगा, ना ही धोना पड़ेगा। आप अपने खाते से पैसे निकालने के लिए किसी दिन बैंक जाएं और आपको पता चले कि बैंक जो आपके पैसे जमा करता था वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। झटका लग जाएगा ना आपको। महाराष्ट्र में हजारों लोगों को ऐसा ही झटका लगा। अहमदनगर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों का करोड़ों रुपया फंस गया। ग्राहक रो रहे हैं। कैमरे पर सिसक सिसक कर रो रही ये महाराष्ट्र की सुमन जाधव हैं। उम्र 72 साल है। पति की मौत हो चुकी है। खुद कैंसर से लड़ रही हैं। बीमारी से लड़ाई में तो इनके आंसू नहीं निकले, लेकिन बैंक में फंसे पैसे न मिलने के कारण ये आंसुओं को रोक नहीं पाती। सुमन के पति ने 53 साल पहले 1967 में अहमदनगर के इसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाया था। पति की मौत के बाद सुमन ही खाते को ऑपरेट करती है। उनके खाते में 25 लाख रुपए जमा है। दवाई हो या फिर घर का दूसरा खर्च, सुमन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अपने सेविंग अकाउंट में जमा पैसे से ही चलाती है। 2 साल हो गए, ये मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला। वैसे तो मुझे कैंसर हो चुका है, अभी एक नई बीमारी शुरू हो गई। दवा लेनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है, लेकिन ये हो नहीं सकता, यानी कि पैसा नहीं तो दवा नहीं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के दरवाजे अचानक सुमन के लिए बंद हो गए। जो 25 लाख रुपए वहां जमा था वो भी फंस गए। सुमन के पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं बचे। पैसे नहीं तो मैं क्या खाऊंगी? अब अभी तो मैं तो जीना भी नहीं चाहती। मेरे जीवन में तो इतनी दिक्कतें आई है, फिर मैंने ये बुढ़ापे के लिए मुझे काम आएगा इसीलिए रखा था। रोने के अलावा सुमन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मदद के लिए सुमन ने किस किस का दरवाजा नहीं खटखटाया। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब और गृह मंत्री जी फडणवीस साहब, ये दोनों भी इस केस में जरा ध्यान देकर
ये जो मेरे जैसे कई गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो इनके मिलने के लिए सहकार्य करें। सुमन जाधव ऐसी अकेली ग्राहक नहीं है जिनका पैसा इस बैंक में फंसा है। महाराष्ट्र के 7 जिलों में 2400 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा अपनी रकम के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसी की शादी सिर पर है लेकिन बैंक से पैसे नहीं निकल रहे, किसी को बच्चे की स्कूल फीस भरनी है तो किसी के घर में राशन तक नहीं आ पा रहा। कई लोगों को तो घर बेचने की नौबत भी आ गई है। रिजर्व बैंक 2014 से वार्निंग दे रही थी कि ये बैंक का कामकाज गलत चल रहा है, इधर बोगस लोनिंग बहुत ज्यादा हो रहा, तो आप एक कम करो। अपन उनको बैंक ही लूटने का था और बंद करने का था। तो उधर का जो डायरेक्टर बोर्ड है, चेयरमैन है, इन्होंने ये सब नियोजन करके बैंक को लुटाए। दरअसल आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 में अहमदनगर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक ने बैंकिंग कानून 1949 का पालन नहीं किया। 7 जिलों में 2400 से ज्यादा लोगों का पैसा फंसा। अहमदनगर में 113 साल से चल रहा है ये बैंक। बैंक पर 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। बैंक पर 820 करोड़ का कर्ज भी बकाया है। बैंक पर ग्राहकों के 320 करोड़ रुपए देने बाकी हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 1,15,000 ग्राहक हैं। बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई इस बैंक में जमा करवाई थी? पैसा वापस मिलेगा या नहीं, और अगर वापस मिलेगा तो कितना मिलेगा और वो कैसे? बैंक के डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है, फिर भी अभी तक डायरेक्टर को पकड़ा नहीं गया। अभी पुलिस के पास इसके बारे में 4-5 फौजदारी कंप्लेंट्स हो गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से टाइम पे कार्रवाई नहीं हुई। उसके कारण से ये लोग बैंक लगातार लूटते रहे और बैंक बंद हो गए। आखिरी घड़ियां गिन रहे कई बैंकों पर सरकार ने हाल ही में बड़ा एक्शन लिया। उन्हें दूसरे बैंकों में मर्ज कर दिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। ये तो वो बैंक हैं जो मर्ज हो गए। ग्राहकों को इसका लाभ भी मिला। खाते में जमा पैसे की टेंशन खत्म हो गई। लेकिन यहाँ सवाल सुमन जाधव जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाखों ग्राहकों का है। उनका पैसा कब मिलेगा और कैसे? सरकार को बैंक के इन वफादार और मासूम ग्राहकों से वफा करनी होगी, और वो भी जल्द। महाराष्ट्र में लोगों का पैसा बैंक में फंस गया तो कश्मीर में लोगों की गाड़ी कमाई एक चिटफंड कंपनी लेकर फरार हो गई। दरअसल मनिकम और कीर्ति रमेश नाम के लोगों ने दोनों ने श्रीनगर में क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्जी कंपनी बनाई। दफ्तर भी खोल लिया उसका, कर्मचारी भी भर्ती कर लिए। लेकिन उसमें किया क्या उन्होंने? कर्मचारी भर्ती करने के बाद उन्होंने किया ये कि मनिकम और कीर्ति ने 15 दिन में पैसे दुगने करने का लालच दिया। कंपनी की स्कीम के झांसे में हजारों लोग आ गए। अब फर्जी कंपनी के दोनों निदेशक फरार हैं, दफ्तर बंद हैं। पैसा दुगना तो क्या होना था, जो अपना था वो भी गया। ग्राहकों को कंपनी ने तमिलनाडु में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया था, ये बताया गया। फ्रॉड के लिए वेबसाइट बनाई गई और इसके बाद ग्राहकों से पेमेंट के लिए वेबसाइट पर सर्वे करने के लिए कहा गया। ग्राहकों से 4,999 रुपए ज्वाइनिंग फीस के तौर पर लिए गए। हर महीने 3,000 रुपए ये कहकर उनको कहा गया कि मिलेगा आपको, ये झांसा दिया गया। यानी 5,000 दीजिए 3,000 मिल जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? ज्वाइनिंग फीस के बदले में लोगों को कॉस्मेटिक्स के आइटम भी दिए गए बरगलाने के लिए। दूसरे लोगों को कंपनी से जोड़ने के लिए मोटा कमीशन बांटा जाने लगा कि आप और ग्राहक लाइए, आपको कमीशन भी मिलेगा। इस तरह कंपनी ने 60 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए और उसके निदेशक फरार हो गए। फिर इस फ्रॉड का पूरा जाल सोशल मीडिया पर बिछाया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी प्रचार प्रसार के लिए मोटी रकम दी गई। ये धोखाधड़ी 3 बैंक खातों के जरिए होती थी, जिन्हें अब पुलिस ने फ्रीज कर दिया है।
जो पुलिस एजेंसियाँ हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, वो भी एक्टिव हो गई है। टेक्निकल इनपुट्स इसमें लिए जा रहे हैं। और ये जो लोग, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये होती है, 2-4 को करके उसके बाद ये साइफन ऑफ करके भागते हैं। सो ये हमारे लिए एक और आई ओपनिंग है। इस पर तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इनका जो भी कानून कार्रवाई है इस पे होके लोगों को पैसा उसका जो है मिल सके। बैंक में पैसे फंस जाएं तो एक उम्मीद रहती है कि चलो कुछ ना कुछ तो वापस मिल ही जाएगा, सरकार की कोशिश कर लेंगे, यहाँ दबाव डाल लेंगे, यहाँ गुहार कर लेंगे। लेकिन अगर चिटफंड कंपनी पैसा लेकर भाग जाए तो पैसा वापस आना मुमकिन होता ही नहीं है। इसीलिए हम बार बार आपको सावधान करते हैं, अगर कोई आपको पैसे कमाने का शॉर्टकट बता रहा है तो समझ लीजिए उसकी नज़र आपकी गाढ़ी कमाई पर है। ऐसे झांसेबाजों से दूर रहें, वरना लालच में आप अपना वो पैसा भी गंवा बैठेंगे जो आपके सेविंग अकाउंट में जमा है। बात अयोध्या की। राम के नाम पर अयोध्या नगरी बदल रही है। एयरपोर्ट के साथ वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है और ट्रेन के पहिए आजकल अयोध्या की तरफ फिर भी कम दौड़ रहे हैं। इसकी वजह है कि 22 जनवरी से पहले टारगेट जौनपुर अयोध्या ट्रैक को डबल करने का है। इसलिए इन दिनों यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये दिक्कत कब तक रहेगी और यात्रियों को राहत कब मिलेगी? आज पब्लिक इंटरेस्ट में राम भक्तों को यही बताना है। अयोध्या जंक्शन पर मुसाफिरों का जमावड़ा है। कोई बेंच पर झपकी ले रहा है, कोई लेटा है, कोई सामान साथ लेकर जमीन पर ही बैठ गया, तो कोई पटरी पर टकटकी लगाकर देख रहा है इस उम्मीद में कि ट्रेन आती ही होगी। प्लेटफॉर्म पर साधु संतों की टोलियां भी हैं। चेहरों पर थकान साफ झलक रही है। 24 घंटे से ट्रेन नहीं आई। साधु तो तब कर सकते हैं, लेकिन आम लोग कैसे करें? ये सुधाकर पांडे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से परिवार के साथ अयोध्या आए हैं। 22 जनवरी को बहुत भीड़ होगी, इसलिए पहले ही रामलला के दर्शन कराएं। आ तो गए, लेकिन घर कैसे लौटें? बहुत दिक्कत है। सुबह 6 बजे से शाम का 6 बजे तक कोई ट्रेन चलती नहीं। पूरा दिन रात की ट्रेन चलती है। ये स्थिति कब से उत्पन्न हुई? अभी हाल में हुआ या पहले से ये ऐसा चल रहा है? तो 6-7 महीने से, मगर 2 महीना से ज्यादा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जब होगा तब तो बहुत सारे लोग आएंगे। और क्या उम्मीद है कि 22 जनवरी तक ये सब तैयार हो जाए? आ रहे 15 नहीं ट्रेन नहीं, अभी रेलवे लाइन नहीं कंप्लीट होगा। कम से कम अभी लगेगा 6-7 महीना। सुधाकर जैसी परेशानी तो गीता और गौरी भी झेल रही हैं। बिहार के मोकामा से आई हैं। रामलला के दर्शन बढ़िया तो हो गए, लेकिन 24 घंटे से ट्रेन के दर्शन नहीं हुए। अभी हमको जाना है यहाँ से सुल्तानपुर से पकड़ेंगे मोकामा के लिए ट्रेन। यहाँ से नहीं चलती क्या? नहीं, ट्रेन चलती रही है यहाँ से पहले सीधे। हाँ सीधे। अभी क्या बता रहे हैं? अभी तो बस इसी टाइम के लिए वो हो रहा है, कैंसिल हो रहा है सब ट्रेन। अभी क्या ट्रेन है यहाँ? नहीं है। क्या बताया? 8 बजे रात को। 8 बजे रात को ट्रेन आज कहाँ से आया? बनारस। आप भी जा रहे हो? पहले भी तो चलती थी? हाँ चलती थी, अब क्या दिक्कत है? रद्द हो गई ट्रेन आज। ये परेशान यात्री हैं, लगातार अयोध्या आते रहे हैं, आज भी आए हुए हैं और अब वापस इनको अपने अपने शहरों में जाना है। लेकिन ट्रैक दोहरीकरण होने के चलते यहाँ बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द हैं, कई सारी डाइवर्ट हैं। ट्रेन नहीं मिलेगी तो टेंशन तो होगी ही। इनसे मिलिए, ये ऋतिक और शुभम है। ऋतिक बनारस से हैं और शुभम पीलीभीत से। ये दोनों भी ट्रेन की राह देख रहे हैं। ट्रेन नहीं है। अच्छा, हाँ पहले चलती रही रत्न, अभी थोड़ा कैंसिल हो गई है। ये मंदिर के चक्कर से थोड़ा सा। अभी जब आएगा तब होगा। अभी लोग तो बनारस जा रहे हैं। कैसे जाएंगे आप? अब बस से जाएंगे। कई मुसाफिर 2-2 दिन से परेशान हैं। झोला और बैग रखकर प्लेटफॉर्म पर ही डेरा जमा लिया। और जाएं भी कहां? ये शानू यादव हैं। स्टेज शो करने बनारस से अयोध्या आए थे। शो तो अच्छा निकल गया, लेकिन सफर नहीं। पूरे ग्रुप के साथ जंक्शन पर फंसे हैं। के लिए आए थे स्टेज शो के लिए, और हम लोग का प्रोग्राम हो गया और हम लोग आए यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए। इतना ट्रेन कैंसिल है, डाइवर्ट है रूट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अयोध्या राम नाम से चमक गई। हाँ, ट्रेन मुसाफिरों को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन परेशानी तो प्रभु श्री राम ने भी झेली थी। 14 साल का वनवास काटा।
रामलला ने बरसों तक टाट में रहकर अपना वक्त गुजारा। आपको तो कुछ ही दिन के लिए सब्र करना है, फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसीलिए धैर्य रखें। रामनगरी में कार्य प्रगति पर है, जनवरी में चकाचौंध हो जाएगा सब कुछ। स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये हमने ठाना है। कल हमने आपको मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में झोंपड़ी में चल रहे स्कूल की खबर दिखाई थी और पब्लिक इंटरेस्ट में इसे देखने के बाद अब मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इस मामले का संज्ञान लिया है। क्या कहा है उन्होंने? ये बात आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आई है, तो वहाँ के कलेक्टर से बात करके और उसमें क्या हो सकता है वो होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए और जरूर कीजिएगा। हम फिर खबर लेंगे। अब पब्लिक इंटरेस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या आपने इंटरेस्ट दिखाया कमेंट्स में। अमित शर्मा क्या लिखते हैं कमेंट्स में? हिमाचल प्रदेश सरकार ने शास्त्री पदों की बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया एनसीटीई नियमों के साथ शुरू की व 17 को सामान्य वर्ग की काउंसलिंग हो भी गई, लेकिन 18 को अन्य वर्गों की काउंसलिंग होनी थी, जो कि सरकार ने स्थगित कर दी। सरकार से निवेदन, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करें। बिल्कुल सुखू सरकार अगर ये देख रही हो तो तुरंत शुरू करें। अमित जी और इनके बाकी साथी परेशान हैं। एम्परर क्या लिखते हैं आगे? एक्सीलेंट न्यूज रिपोर्ट शोइंग रियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पब्लिक, ओनली चैनल एंड रिपोर्टर टू डू सो दीज डेज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही सराहना और मनोबल हमारा बनाए रखती हैं आपके कमेंट्स। अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर होगी मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है और अखिलेश स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। शुभ रात्रि।